पिछले 6 सालों से दुनिया की सबसे ऊंचाई पर मौजूद और सबसे ज्यादा सैन्य निगरानी वाली जो सीमाएं हैं ना, वो पूरी तरह से सील रही हैं। हाँ। और वहाँ का माहौल भी तो मतलब जमा देने वाली ठंड होती है वहाँ। बिल्कुल, वहां जमा देने वाली ठंड है। और दोनों तरफ के देशों के बीच एक ऐसा भू राजनीतिक तनाव है जिसने पूरी दुनिया की चिंताएं बढ़ा रखी हैं। सही बात है। लेकिन अब जून 2026 में उत्तराखंड के कुछ स्थानीय व्यापारी ऊन और जड़ी बूटियों के गट्ठर लेकर 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इसी बर्फीली सीमा को पार करने वाले हैं। और सबसे हैरानी की बात पता है क्या है? क्या? ऐसा करने के लिए उन्हें दोनों देशों की सरकारों से बाकायदा पूरी मंजूरी मिली है। अरे वाह! तो हमारी आज की इस गहन चर्चा का विषय यही है, भारत और चीन के बीच उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से होने वाला सीमा व्यापार, जो एक इतने लंबे अंतराल के बाद फिर से शुरू हो रहा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है ये। और बस आज कई आधिकारिक रिपोर्टें हैं, कुछ समाचार विश्लेषण और जमीनी स्तर के प्रशासनिक दस्तावेज भी हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हमारा उद्देश्य केवल इस खबर को पढ़ना नहीं है कि व्यापार फिर से शुरू हो रहा है। हाँ, वो तो न्यूज़ में भी मिल जाएगा। बिल्कुल। हम इस विस्तृत विश्लेषण में ये डिकोड करेंगे कि इतनी ऊंचाई पर व्यापार आखिर काम कैसे करता है, इसके पीछे की प्रशासनिक मशीनरी कितनी जटिल है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कदम क्या भू राजनीतिक संकेत दे रहा है। मतलब इसके पीछे की असली कहानी क्या है? हाँ, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सतह पर दिखने वाली चीजों के नीचे बहुत कुछ ऐसा होता है जो सीधे तौर पर नजर नहीं आता। एक छोटे से दर्रे का खुलना केवल अर्थशास्त्र नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कूटनीतिक संदेश है। सुनने वालों के लिए ये जानना बेहद दिलचस्प होगा कि कैसे वैश्विक राजनीति की बड़ी बड़ी बातें, संधियां और विवाद सीधे तौर पर स्थानीय सीमाओं और वहां रहने वाले लोगों की जमीनी हकीकत पर असर डालते हैं। एकदम सही कहा आपने। तो हम इस चर्चा की शुरुआत इसके इतिहास और अभी क्यों वाले सवाल से करते हैं। हमारी रिपोर्ट्स के अनुसार ये व्यापार 2026 के सत्र के लिए फिर से शुरू हो रहा है। और ये सत्र आमतौर पर जून से सितंबर तक गर्मियों के दौरान ही चलता है। हाँ, क्योंकि बाकी के महीनों में वहां बर्फ की वजह से जाना लगभग नामुमकिन ही होता है। लेकिन ये लिपुलेख दर्रा 2019 से ही पूरी तरह से बंद था। 2019 में इसके बंद होने के पीछे की जो कहानी है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। ये कोई आम बंदी नहीं थी। कोविड की वजह से हुआ था ना शुरुआत में। हाँ, शुरुआत में मुख्य कारण कोविड-19 महामारी थी, जिसने पूरी दुनिया की सीमाओं को ही सील कर दिया था। लेकिन जब महामारी का असर कम हुआ, तब भी ये दर्रा नहीं खुला। अच्छा। क्यों? क्योंकि 2020 में भारत और चीन के बीच सीमा पर जो तनाव पैदा हुआ, उसने पूरी कूटनीतिक बर्फ को और ज्यादा जमा दिया। समझ गया। और अगर हम लिपुलेख दर्रे की भौगोलिक स्थिति को देखें, तो ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में एक बहुत ही रणनीतिक त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित है। मतलब जहां भारत, चीन और नेपाल तीनों की सीमाएं मिलती हैं। बिल्कुल। तो यह सिर्फ एक व्यापारिक मार्ग नहीं है, बल्कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक बेहद महत्वपूर्ण पारंपरिक मार्ग भी है। और अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटे तो मैं देख रहा था कि ये पहली बार नहीं है जब ये दर्रा सालों तक बंद रहा हो। हाँ, 1962 का समय याद कीजिए। एकदम। 1962 के संघर्ष के बाद ये दर्रा पूरे 3 दशकों तक बंद रहा था। फिर 1992 में जाके तिब्बत के साथ सीमा व्यापार मूल रूप से इसी लिपुलेख के रास्ते फिर से शुरू हुआ था। सही बात है। तो ये एक ऐसे दरवाजे की तरह है जिसमें बहुत सारे जटिल ताले लगे हैं। 1962 के बाद इसे 1992 में खोला गया और अब 2019 में बंद होने के बाद 2026 में फिर से इसकी चाबी घुमाई जा रही है। बहुत ही सटीक रूपक दिया आपने। तो 1962 के बाद इसे खुलने में 3 साल लग गए, लेकिन इस बार ये 6 साल में ही खुल रहा है। तो क्या मैं ये मान लूं कि ये दोनों देशों के बीच बदलते कूटनीतिक रवैये का संकेत है? ये तुलना बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, 1962 के बाद जो हुआ वो एक गहरे और बुनियादी अविश्वास का परिणाम था। उस वक्त दोनों देशों के बीच संवाद के रास्ते लगभग पूरी तरह से टूट चुके थे। हाँ, बातचीत बिल्कुल बंद थी। कूटनीतिक बर्फ को पिघलने में एक पूरी पीढ़ी का समय लग गया। 1992 में जब इसे खोला गया तो वो तत्कालीन प्रधानमंत्रियों के स्तर पर हुई कई बैठकों और विश्वास बहाली के लंबे दौर का नतीजा था। समझ रहा हूं। लेकिन 2019 से 2026 का अंतराल अलग है। यह दर्शाता है कि आज के समय में भले ही दोनों देशों के बीच सीमा पर भारी सैन्य तनाव है, लेकिन दोनों पक्ष पूरी तरह से दरवाजे बंद नहीं करना चाहते। मतलब कोई ना कोई बातचीत चालू रखना चाहते हैं।
बिल्कुल, 2026 के सत्र के लिए इसका फिर से खुलना स्थानीय सीमा संबंधों को स्थिर करने का एक बहुत बड़ा सिग्नल है। ये बताता है कि कूटनीतिक चैनल अभी भी काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ एक सवाल पूछना है। मतलब क्या ये वाकई रिश्तों के सामान्य होने का संकेत है या महज एक दिखावा? दिखावा कैसे? क्योंकि एक तरफ तो बड़े पैमाने पर सेना तैनात है और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि कुछ व्यापारी वहां ऊन बेचने जा रहे हैं। क्या ये दोनों देशों की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये दिखाने की कोशिश नहीं है कि हम तो बातचीत और व्यापार के लिए तैयार हैं? मैं इसे महज दिखावा नहीं कहूंगी, बल्कि कूटनीति में इसे प्रेशर रिलीज वॉल्व कहा जाता है। प्रेशर रिलीज वॉल्व? थोड़ा समझाइए। हाँ, मतलब जब दो देशों के बीच तनाव बहुत अधिक होता है तो वे जानबूझकर ऐसे छोटे और नियंत्रित कदम उठाते हैं जिनसे तनाव का स्तर थोड़ा कम हो सके। लिपुलेख का खुलना उसी वॉल्व का काम कर रहा है। अच्छा, ताकि पूरा प्रेशर एक साथ ना फटे। बिल्कुल। यह पूरी तरह से रिश्ते सामान्य होने का दावा नहीं है, लेकिन यह इस बात की पुष्टि जरूर है कि दोनों देश जमीनी स्तर पर टकराव से बचना चाहते हैं। ये एक बहुत ही स्पष्ट नजरिया है। अब इस पूरी प्रक्रिया के दूसरे पहलू पर आते हैं। पर्दे के पीछे की जो प्रशासनिक मशीनरी है, हाँ, वो तो अपने आप में एक अलग ही कहानी है। हाँ, क्योंकि जब कोई आम आदमी सुनता है कि सीमा पर व्यापार शुरू हो रहा है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने आदेश दिया और अगले दिन से ट्रकों की आवाजाही शुरू हो गई। काश ये इतना आसान होता। लेकिन हमारे जो आधिकारिक दस्तावेज हैं वो कुछ और ही कहानी बताते हैं। इन दोनों देशों के बीच इस व्यापार को वास्तव में शुरू करने के लिए जो नौकरशाही की ताकत लगती है वो हैरान करने वाली है। इस प्रशासनिक प्रक्रिया को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये स्पष्ट करता है कि ये व्यापार केवल अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बेहद संवेदनशील मामला है। बिल्कुल। रिपोर्टों से पता चलता है कि इस व्यापार को फिर से शुरू करने के लिए भारत सरकार के 3 अलग-अलग और सबसे शक्तिशाली मंत्रालयों से एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ा है। और ये मंत्रालय कोई छोटे मोटे नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये है विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। यह किसी परमाणु पनडुब्बी के उस सिस्टम की तरह है जहां मिसाइल लॉन्च करने के लिए 3 अलग-अलग कमांडरों को एक साथ अपनी अपनी चाबी घुमानी पड़ती है। हाँ, एकदम वैसा ही है। जरा सोचिए, विदेश मंत्रालय का काम तो समझ में आता है कि वे कूटनीतिक तालमेल बिठाएंगे, लेकिन गृह मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के अपने अपने बिल्कुल अलग एजेंडे होते हैं। और यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा मंथन होता है। अगर हम इस प्रक्रिया को खोलकर देखें तो वाणिज्य मंत्रालय केवल व्यापार की मात्रा, आयात निर्यात के संतुलन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को होने वाले फायदों पर ध्यान केंद्रित करता है। उनका फोकस पैसे और व्यापार पर है। हाँ, उनका काम ये देखना है कि क्या ये व्यापार भारत के आर्थिक हितों के अनुकूल है। लेकिन वहीं दूसरी ओर गृह मंत्रालय बैठा है जो आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और खुफिया जानकारी के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल। गृह मंत्रालय का नजरिया वाणिज्य मंत्रालय से बिल्कुल अलग होता है। उनके लिए सबसे बड़ी चिंता ये है कि व्यापार की आड़ में कहीं कोई घुसपैठ, जासूसी या निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी तो नहीं हो रही है। और जो हमारी आईटीबीपी है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, वो भी तो गृह मंत्रालय के ही अंडर आती है ना? एकदम सही। जो इस सीमा की सुरक्षा करती है वो गृह मंत्रालय के ही अधीन है। इसलिए गृह मंत्रालय की एनओसी का मतलब है कि सुरक्षा एजेंसियों ने इस व्यापार से जुड़े हर जोखिम का पूरा आकलन कर लिया है। और फिर विदेश मंत्रालय और अंत में विदेश मंत्रालय इन दोनों मंत्रालयों की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए ये तय करता है कि क्या इस समय चीन के साथ ऐसा कदम उठाना हमारी व्यापक विदेश नीति के हक में है या नहीं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री की तरफ से राज्य सरकार को एक औपचारिक अनुरोध भेजा जाता है। हाँ, तब जाकर कागजी कार्रवाई जमीन पर आती है। लेकिन दिल्ली के इन वातानुकूलित कमरों से बाहर निकलकर जब हम जमीनी हकीकत पर आते हैं ना, तो ये और भी जटिल हो जाता है। बहुत ज्यादा जटिल। दस्तावेजों में जिक्र है कि विदेश सचिव के अनुरोध के बाद उत्तराखंड राज्य सरकार और विशेष रूप से पिथौरागढ़ के जो जिलाधिकारी हैं आशीष भटकाई, उन्होंने इसके लिए पूरा एक्शन प्लान तैयार किया है। ये जो एक्शन प्लान है ना, ये अपने आप में एक प्रशासनिक चुनौती है। धारचूला का स्थानीय प्रशासन इस पूरी प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। सबसे पहला काम क्या होता है इनका? सबसे पहला काम है स्थानीय व्यापारियों की पहचान करना और उन्हें विशेष पास जारी करना। और ये पास किसी को भी ऐसे ही नहीं मिल जाता। मतलब बैकग्राउंड चेक होता होगा? हाँ, हर व्यापारी की पृष्ठभूमि की कड़ी जांच होती है।
और यहीं पर मुझे ये पूरी प्रक्रिया एक लॉजिस्टिक दुष्स्वप्न मतलब एक नाइटमेयर जैसी लगती है। क्यों, ऐसा क्यों? रिपोर्ट में एक शब्द का जिक्र है, मुद्रा विनिमय या करेंसी एक्सचेंज। अब देखिए, हम 15,000 फीट की ऊंचाई की बात कर रहे हैं। वहां कोई सेल्युलर नेटवर्क नहीं है, ना ही वहां कोई एटीएम मशीन लगी है। हाँ, नेटवर्क तो बिल्कुल नहीं होता वहां। तो ये वित्तीय लेन देन आखिर होता कैसे है? ये तो नहीं हो सकता कि कोई व्यापारी वहां जाकर अपना फोन निकालकर क्यूआर कोड स्कैन करे और बोले भैया पेमेंट हो गया। बहुत ही तकनीकी और दिलचस्प सवाल है ये। देखिए, इसी चुनौती से निपटने के लिए नामित बैंकों यानी डेजिग्नेटेड बैंक्स की भूमिका तय की जाती है। अच्छा। इस ऊंचाई पर नकद लेन देन या डिजिटल पेमेंट काम नहीं करता। वास्तव में ये व्यापार बहुत हद तक एक उच्च स्तरीय और विनियमित बाटा सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली पर निर्भर करता है। बार्टर सिस्टम मतलब सामान के बदले सामान? हाँ, काफी हद तक। या फिर इसके लिए निचले इलाकों में स्थित बैंक शाखाओं का इस्तेमाल होता है। व्यापारी सीमा पार करने से पहले धारचूला या गुंजी जैसे निचले और सुविधा वाले स्थानों पर अधिकृत बैंकों के माध्यम से अपने वित्तीय पत्र या लेटर्स ऑफ क्रेडिट तैयार करते हैं। मतलब सारा हिसाब किताब पहले ही कागजों पर नीचे तय हो जाता है? बहुत हद तक। और जो लेन देन दर्रे पर होता है वो वस्तुओं के पूर्व निर्धारित मूल्य के आधार पर होता है। कमाल है। इसके अलावा सीमा शुल्क विभाग यानी कस्टम्स का काम भी वहां किसी आम बंदरगाह या हवाई अड्डे से बिल्कुल अलग होता है। हाँ, 15,000 फीट पर कस्टम्स। सोचिए, कस्टम्स अधिकारियों को वहां टेंटों में और शून्य से नीचे के तापमान में काम करना होता है। बाप रे। उन्हें ये जांचना होता है कि जो ऊन, पश्मीना या जड़ी बूटियां तिब्बत से आ रही हैं वे उन्हीं नियमों के तहत हैं जो वाणिज्य मंत्रालय ने तय किए हैं। वे एक एक गट्ठर की भौतिक रूप से जांच करते हैं। ये एक बेहद श्रमसाध्य काम है। एक और बात जिसने मेरा ध्यान खींचा वो ये है कि स्थानीय भारतीय अधिकारियों के संपर्क विवरण चीनी समकक्षों के साथ साझा किए जाते हैं। हाँ, ये एक प्रोटोकॉल है। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मतलब हम इतने उच्च स्तर के तनाव के बारे में बात करते हैं, लेकिन जमीन पर दोनों तरफ के अधिकारी एक दूसरे का नंबर सेव कर रहे हैं। ये कूटनीति का सबसे व्यावहारिक और जरूरी हिस्सा है। वो कैसे? देखिए, जब दो सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने हों और उसी बीच से नागरिकों का व्यापारिक जत्था गुजर रहा हो तो गलतफहमी की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है। हाँ, कोई भी छोटी सी बात बिगड़ सकती है। मान लीजिए किसी व्यापारी का खच्चर रास्ता भटककर दूसरी तरफ चला गया या किसी के पास दस्तावेज पूरे नहीं है। अगर स्थानीय अधिकारियों के बीच सीधा संपर्क नहीं होगा तो ऐसी छोटी सी घटना एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय विवाद बन सकता है। ओह, अब समझ में आया। इसलिए धारचूला प्रशासन और तिब्बत के स्थानीय चीनी अधिकारियों के बीच सीधा संवाद स्थापित किया जाता है ताकि छोटे मुद्दों को वहीं पहाड़ पर ही सुलझा लिया जाए। उन्हें दिल्ली और बीजिंग तक पहुंचने ही न दिया जाए। ये वाकई अद्भुत है कि कैसे स्थानीय प्रशासन को एक झटके में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की भूमिका निभानी पड़ती है। बिल्कुल। लेकिन इन सब बातों से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हम इतने प्रयासों, मंत्रालयों की बैठकों और जटिल लॉजिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, और व्यापार किन चीजों का हो रहा है? ऊन, जड़ी बूटियां और कुछ पारंपरिक वस्तुएं। हाँ, वॉल्यूम बहुत बड़ा नहीं है। वही तो। क्या इन चंद चीजों के व्यापार के लिए इतनी भारी भरकम प्रशासनिक मशीनरी को सक्रिय करना आर्थिक रूप से समझदारी है? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसका जवाब आपको इस पूरे अभियान के सबसे छिपे हुए पहलू में मिलेगा। और वो क्या है? बुनियादी ढांचा या इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारी स्रोतों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात का जिक्र है। क्या संवेदनशील धारचूला लिपुलेख सड़क को 2026 के व्यापार की मात्रा को संभालने के लिए पर्याप्त रूप से अपग्रेड किया गया है? और यहीं पर इकोनॉमिक्स बनाम जियोपॉलिटिक्स का असली खेल शुरू होता है। तो इस सब का मतलब क्या है? मैं सड़क के बारे में पढ़ रहा था। धारचूला से लिपुलेख तक की ये सड़क बनाना कोई आम बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, बहुत ही दुर्गम इलाका है। ये हिमालय के सबसे खतरनाक और अस्थिर पहाड़ों को काटकर बनाई गई है। यहाँ लगातार भूस्खलन का खतरा रहता है। क्या करोड़ों रुपये और इंजीनियरिंग की इतनी बड़ी ताकत महज इसलिए झोंक दी गई ताकि कुछ स्थानीय व्यापारी आसानी से अपनी जड़ी बूटियां बेच सकें? मुझे तो इसमें व्यापार से ज्यादा सेना की तैयारी की गंध आ रही है। आपका ये शक बिल्कुल जायज है, और रणनीतिक हलकों में इसे डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर यानी दोहरे उपयोग वाला बुनियादी ढांचा कहा जाता है। डुअल यूज जाते हैं। उनका एक बहुत बड़ा सैन्य और रणनीतिक उद्देश्य होता है। मतलब व्यापार तो बस एक मुखौटा है। मुखौटा कहना शायद पूरी तरह सही न हो, क्योंकि व्यापार और तीर्थ यात्रा भी वास्तविक हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी हैं। हाँ, स्थानीय लोगों को तो फायदा होता ही है। बिल्कुल। लेकिन हाँ,
जो सड़क गर्मियों में व्यापारियों के खच्चरों और छोटे ट्रकों के लिए इस्तेमाल होती है, वही सड़क आपातकाल या सैन्य तनाव की स्थिति में सेना के भारी ट्रकों, आर्टिलरी और रसद को तेजी से सीमा तक पहुंचाने के काम आती है। मतलब एक तीर से दो निशाने। सही कहा। धारचूला लिपुलेख सड़क का अपग्रेड होना केवल आर्थिक कदम नहीं है, ये इस दुर्गम इलाके में भारत की रणनीतिक उपस्थिति और रसद आपूर्ति यानी लॉजिस्टिक सप्लाई लाइन को मजबूत करने का एक सीधा तरीका है। ये बात मुझे 2020 के उस सीमा विवाद की याद दिलाती है। उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण ही विवाद के मुख्य कारणों में से एक था। बिल्कुल, उस समय काफी विरोध हुआ था। तो क्या हम ये मान लें कि 2026 में लिपुलेख दर्रे का खुलना 2020 के विवाद के बाद एक व्यापक डी एस्केलेशन का हिस्सा है? क्या दोनों देशों ने मान लिया है कि अब विवाद खत्म करके आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इतनी आसान नहीं होती। लिपुलेख के रास्ते व्यापार को फिर से शुरू करने पर सहमति बनना निश्चित रूप से एक सकारात्मक संकेत है। हाँ, एक अच्छी शुरुआत है। ये दिखाता है कि दोनों देश उन जगहों पर स्थिति सामान्य करने को तैयार है जहां सीधे तौर पर कोई जमीनी विवाद नहीं है। लेकिन इसे व्यापक डी एस्केलेशन मान लेना बहुत बड़ी भूल होगी। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि सीमा के अन्य हिस्सों में जैसे लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश में अभी भी कई अनसुलझे मुद्दे हैं और सैन्य तैनाती बहुत भारी है। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि हम एक ही घर के अलग अलग कमरों में रह रहे हैं। संपत्ति को लेकर हमारा मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, लेकिन शाम को हम एक ही बैठक में बैठकर चाय पी रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ये। बिल्कुल ऐसा ही है। दो बड़े देशों के बीच के संबंध कभी भी सिर्फ दोस्त या दुश्मन के खांचे में फिट नहीं बैठते। कोई ग्रे एरिया में रहते हैं। हाँ, वे एक ही समय में एक मोर्चे पर कड़ा सैन्य विरोध कर सकते हैं और दूसरे मोर्चे पर व्यापारिक संबंध बनाए रख सकते हैं। लिपुलेख का खुलना दोनों देशों के लिए एक दूसरे के इरादों को जांचने का एक तरीका है। मतलब एक टेस्टिंग ग्राउंड है। बिल्कुल, ये देखने का एक मौका है कि क्या जमीनी स्तर पर बिना किसी आक्रामकता के काम किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही भारत अपनी सड़क निर्माण और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के जरिए यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि अगर कूटनीति विफल होती है तो वो सैन्य रूप से पूरी तरह तैयार रहे। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा के पन्नों को समेटें, हमने शुरुआत की थी 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद उस बर्फीले दर्रे से जो 2019 के बाद से पूरी तरह शांत था। हाँ, और बहुत लंबा अंतराल था वो। हमने समझा कि कैसे 1962, 1992 और फिर 2020 के भू राजनीतिक तूफानों ने इस दर्रे के खुलने और बंद होने का समय तय किया। फिर हमने दिल्ली के सत्ता के गलियारों में जाकर, जहां विदेश, गृह और वाणिज्य मंत्रालय अपने अपने नजरिए से इस व्यापार को तौलते हैं और कैसे एक साथ आने पर ही एनओसी जारी होती है। और इसके साथ ही हमने उस जमीनी प्रशासन के संघर्ष को भी देखा। बिल्कुल, कैसे धारचूला के स्थानीय अधिकारियों को जिलाधिकारी के नेतृत्व में करेंसी एक्सचेंज, कस्टम्स और कूटनीतिक संवाद जैसी जटिल चुनौतियों को शून्य से नीचे के तापमान में संभालना पड़ता है, जो कि बिल्कुल आसान नहीं है। एकदम। और सबसे अहम बात, हमने इस मिथक को तोड़ा कि करोड़ों रुपए की धारचूला लिपुलेख सड़क केवल ऊन के व्यापार के लिए है। हमने जाना कि ये ड्यूल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे भारत की तैयारी का एक ठोस सबूत है। इस पूरे विश्लेषण में हमने देखा कि हम अक्सर इन सीमाओं को दिल्ली या बीजिंग की नजरिए से देखते हैं, एक भू राजनैतिक शतरंज की बिसात की तरह, जहां सेनाएं और मंत्रालय मोहरे चलते हैं। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट में एक बात है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। और वो क्या है? ये सोचने वाली बात है कि हम हमेशा पूछते हैं कि क्या व्यापार से शांति आते हैं। इस पूरी कवायद को देखकर ये सवाल उठता है, क्या सीमा पार होने वाला ये व्यापार वास्तव में शांति स्थापित करने का एक कूटनीतिक औजार है, या फिर कुछ और? या फिर इन दोनों महाशक्तियों के बीच जो ये मौजूदा शांति या ठहराव दिखाई दे रहा है, वो केवल इन स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को जिंदा रखने की जरूरत से पैदा हुआ एक अस्थायी बाय प्रोडक्ट है। सही बात है। क्योंकि जब राजधानियों में फैसले बदलते हैं ना, तो सबसे पहले इसी स्थानीय व्यापारी का रास्ता बंद होता है। ये वाकई एक बहुत ही गहरा सवाल है जो राजनीति और इंसान की रोजमर्रा की जरूरतों के बीच की उस बारीक धागे को दिखाता है जिस पर ये सीमाएं टिकी हैं। सुनने वालों के लिए यह एक बड़ा सोचने का विषय रहेगा। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान की ये खोज आगे भी जारी रहेगी।